नमस्कार बच्चों, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और फिजिक्स के जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का आज जो नया टॉपिक है वो है आपका मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट, की धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, है ना। तो आज हमें ये स्टडी करनी है, तो मैं थोड़ी सी कम कर लेता हूँ। और इससे पहले हमने स्ट्रेट वायर में आई करंट फ्लो हो रही थी, उसके कारण हमने चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया था, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं कि अगर किसी वृत्ताकार, अगर किसी सर्कुलर कॉइल में, मान लो ये सर्कुलर कॉइल है और इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, इसमें क्या करंट फ्लो हो रही है, आई करंट अगर फ्लो हो रही है तो इसके सेंटर पर, जिसका रेडियस आप मान सकते हैं कि इसका रेडियस ए है, इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड भी कितना होगा वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो दैट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट, जिसमें आई करंट क्या हो रही है बच्चों, फ्लो हो रही है। अब ध्यान रखना इसमें जरा सी बात को कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में अगर कोई सर्किल होता था आपका और इसमें यूनिफॉर्म अगर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता था और ये इसका रेडियस अगर ए है तो इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है। लेकिन यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पर आएगी। तो वही वैल्यू हमने आज क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, और उससे रिलेटेड हम कुछ प्रश्न क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि मान लो ये आपका एक सर्किल है और ये सर्किल स्मॉल एलिमेंट डीएल 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 से मिलकर बना है। एक लेंथ एलिमेंट है ये डीएल, है ना, जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है और इस डीएल और ए के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो मैग्नेट इस स्मॉल लेंथ डीएल के कारण सेंटर ओ पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कितना होगा। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट लॉ, क्या बच्चा, अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट लॉ, देखो सबसे पहले क्या दिया है, मान लो रेडियस कितना दिया है बच्चा, इसका रेडियस दिया है आपको ए, ओके। स्मॉल लेंथ एलिमेंट और करंट कितनी दी है, इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, धारा इसमें प्रभावित हो रही है आई, ठीक है। तो द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट डीएल, है ना, अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट के नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट लॉ, according to Biot-Savart law, the magnitude of magnetic field, magnitude of magnetic field कहां पर, एट सेंटर, केंद्र पर, एट सेंटर, ड्यू टू, किसके, ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल, ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल। तो बायो-सैवर्ट का लॉ क्या कहता है बच्चा, इस स्मॉल करंट के कारण dB इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और क्या बच्चा, आई डी एल साइन थीटा अपॉन इसका रेडियस, और रेडियस क्या है, ए स्क्वायर, ओके। अब साइन थीटा आपको पता है कि वृत्त जो ये सर्किल है, सर्किल के पैरामीटर से जो रेडियस आपका मिलाता है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो साइन थीटा कितना हो गया, साइन थीटा की वैल्यू होगी साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है 1। तो इसमें वैल्यू रखो, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर। तो ये चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण है, स्मॉल लेंथ एलिमेंट डीएल के कारण। लेकिन पूरा सर्किल है तो डीएल 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 मिलकर क्या बनेंगे बच्चा, अगर मान लो
मैंने ये डीएल 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 मिलकर बनेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा होल पेरीमीटर बन जाएगा सर्किल का। तो होल पेरीमीटर जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा उसको क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेट कर देंगे। तो द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल सर्किल, क्या बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट कोयल, कंप्लीट कोयल के कारण क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे बच्चा। इंटीग्रेट डीबी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर। यस एंड नो, यहां तक एकदम क्लियर है, छोटे छोटे से मिलकर बनेगा। तो क्या होने वाला आगे देखो, लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी बी का बी इज इक्वल टू, यहां से जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ओवर ए स्क्वायर इंटीग्रेशन क्या हो गया डीएल। अब डीएल 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 मिलकर क्या बन जाएगा बच्चा, इंटीग्रेशन डीएल मिलकर बन जाएगा पूरे सर्किल के पेरीमीटर, और पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई ए। अगर रेडियस ए है सर्किल का तो इसका पेरीमीटर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 पाई ए। वैल्यू रखो बच्चा, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ओवर ए स्क्वायर इनटू कितना हो जाएगा 2 पाई ए। अब देखो बच्चा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 और एक ए से एक ए कैंसिल हो गया, तो कितना बचा आपका, मात्र आपका बचा म्यू नॉट आई अपॉन 2 ए। जस्ट सिंपल कि सर्किल के केंद्र पर जो मैग्नेटिक फील्ड है बी वो कितना आया बच्चा, म्यू नॉट आई ओवर 2 ए। याद रखेंगे आप इस बात को, ठीक है। अगर रेडियस किसी बुक्स में या आर दिया है तो आप सिंपल यहाँ पर एक ही जगह पर क्या रख देंगे, आर रख देंगे। तो अब ध्यान रखो कि अगर किसी सर्किल में करंट आई फ्लो होता है तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 ए। जबकि अगर कोई सर्किल पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था तो उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, 0 था। ये आप याद रखेंगे, ठीक है बच्चा। इसका जो ग्राफ आएगा, ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ इसका मैं आगे बताता हूं, आप एक बार इसको समझिए और फिर से सॉल्व करिए अगर समझ में नहीं आया तो, ठीक है। आगे मैं इसको दिखाता हूं कि आपका कैसे, ये देखो सेंटर आपका यहाँ पर था, ओके। ये जो चीज मैंने आपको बताई वो सारी चीज यहाँ पर रिवाइज की गई है, लिखी गई है, और सिंपल सा मैं आपको यहाँ पर ग्राफ बताना चाह रहा हूँ कि b इज इक्वल टू जो है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2a आ गया, तो b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, a। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी सेंटर से तो b का मान भी कम होता जाएगा, और सबसे ज्यादा मान कहाँ पर है, सेंटर पर b का मान हो रहा है। आपको समझ में आया? तो आपको एक ग्राफ याद रखना है, एक फॉर्मूला याद रखना है। मान लो इसमें कॉयल के n टर्न हो जाते, इसमें कॉयल के क्या हो जाते बच्चा, n टर्न हो जाते। जस्ट 1 मिनट वेट, कि मान लो इसमें कॉयल के कितने टर्न होते, n टर्न होते। तो इफ कॉयल के n टर्न होंगे तो तब b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई इंटू n डिवाइडेड बाई 2a। ओके बच्चा, 2a, यस एंड नो, म्यू नॉट आई इंटू n डिवाइडेड बाई 2a। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। तो उसके बाद अब हम इसके क्या करेंगे बच्चा, प्रश्न सॉल्व करेंगे। उससे पहले एक चीज और, कि मान लो कि कंप्लीट सर्किल नहीं है, मान लो क्या नहीं है बच्चा, कंप्लीट सर्किल नहीं है। मान लो कंप्लीट सर्किल नहीं है तो यहां पर एक पेज डाल के मैं बताता हूं आपको, ओके। मान लो कंप्लीट सर्किल नहीं है और ऐसा करंट फ्लो हो रहा है, एक आर्क में करंट फ्लो हो रहा है। देखना जरा से कि ये आपके रेडियस है और ये आर्क में करंट फ्लो हो रहा है, इतने में करंट फ्लो हो रहा है सिर्फ, और ये एंगल बना रहा है अल्फा। यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है आई और ये एंगल बना रहा है अल्फा। तो बताओ कि सेंटर पर फिर मैग्नेटिक फील्ड कितना है।
तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है कि इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड बी होगा दैट इज द कितना होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ओवर, और जो इसका रेडियस है, मान लो इसका रेडियस ए है, इसका रेडियस क्या है ए, आई अपॉन ए और इनटू जो एंगल बना है रेडियन में अल्फा। ओके, जैसे 60 है तो पाई बाई 3। ओके, तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला आपको क्या रखना है, याद रखना है। जैसे स्पेशल कंडीशन में मैं बता दूं कि सर्किल का मैग्नेटिक फील्ड कितना है, सर्किल का मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ओवर ए, और मान लो सर्किल की जगह आधा सर्किल है, कितना है बच्चा, आधा सर्किल है। तो आधा सर्किल मतलब यहाँ पर सेंटर पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बी, तो ये एंगल कितना हो गया 180, और 180 को रेडियन में कितना लिखोगे बच्चा आप, पाई बाई कितना बच्चा, पाई लिखोगे। 180 को रेडियन में कितना लिखोगे, पाई लिखोगे। अरे यस एंड नो, 180 को रेडियन में पाई। तो अब यहाँ पर वैल्यू रखिए, यहाँ पर वैल्यू रखिए तो b कितना हो जाएगा बच्चा, म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई a इंटू पाई। इससे ये क्या हो गया बच्चा, कैंसिल हो गया। अच्छा ये सेंटर का मैं गलत कर दिया क्योंकि ये नहीं था, ये भी नहीं था। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना था, सॉरी, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2a। अरे यही था, इतना था ना सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड। अगर सर्किल कंप्लीट है तो अब मैं आधे सर्किल की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, सिर्फ आधे सर्किल में आई करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो देखो यहां पर, देखो यहां पर वैल्यू रखो आप, तो b इज इक्वल टू कितना हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जस्ट 1 मिनट वेट, बहुत गिचर पिचर हो गई है तो मैं इनको हटा देता हूं एक बार, ठीक है, ताकि आप अच्छे से समझ पाए। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रखो b इज इक्वल टू, इसमें वैल्यू रखनी है b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ओवर ए, और अल्फा कितना है, रेडियन में पाई आ रहा है, तो इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो कितना हो गया बच्चा, म्यू नॉट आई अपॉन पाई इंटू ए, सॉरी पाई से पाई कट गया, तो ये कितना हो गया 4a। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4a, म्यू नॉट आई अपॉन 4a। ठीक है बच्चा, यस एंड नो, कोई दिक्कत है इसमें, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। जैसे तुम बोलोगे कि सर कंप्लीट सर्किल का इसी फॉर्मूले से निकाल दो, कंप्लीट सर्किल का इसी फॉर्मूले से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ओवर ए और 360 डिग्री, तो इससे ये कट गया, तो ये कितना हो गया 2 2 जा 4, तो देखो म्यू नॉट आई अपॉन 2a आ गया, जो हम शुरुआत में निकाल चुके, मैच कर रहा है। ठीक है, ओके, तो जस्ट अगर आपका एंगल बन रहा है अल्फा, उसको रेडियन में रखना और उसके सेंटर पर आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर दोगे। अब सीधा हम प्रश्न की तरफ जाते हैं और सबसे पहले अपना एक सिंपल सा आसान सा प्रश्न इसमें सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़िए और इसको समझिए। तो क्या है बच्चा कि द प्लेन ऑफ सर्कुलर कॉइल इज हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में प्लेन रखा है, इट हैज 10 टर्न ईच ऑफ 8 सेंटीमीटर रेडियस। देखो नंबर ऑफ टर्न कितने दिए हैं बच्चा, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं आपको 10, ओके, और रेडियस कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले जो दिया है वो लिख लो, रेडियस ए जो दिया है वो दिया है 8 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में चेंज करो तो 8 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर। अब उसके बाद क्या कह रहा है, ए करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट। करंट कितने एम्पियर की फ्लो हो रही है, 2 एम्पियर की फ्लो हो रही है। ठीक है, विच अपियर्स क्लॉकवाइज, और ये करंट जो है वो क्लॉकवाइज वेरी है। ये आपका सर्किल 8, इसमें 10 टर्न है, कितने टर्न है 10 टर्न है, और क्लॉकवाइज आपकी करंट फ्लो हो रही है। अच्छा, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, सेंटर कॉइल ड्यू टू करंट। यहां पर तुम्हें क्या निकालना, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इसके सेंटर पर। हिंदी वाले देखो जरा से कि हिंदी में क्या लिखा है कि वृत्ताकार कुंडली के तल 36 पर है, जिसमें 10 कुंडलियां हैं, मतलब 10 फेरे हैं, प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। इसमें 2 एम्पियर की धारा प्रभावित हो रही है, जो ऊर्ध्वाधर के ऊपर की ओर देखने घड़ी की दिशा में प्रतीत होती है। धारा के कारण कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए।
तो जो जो चीज दी है उसको आप पहले लिखो। सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत ही आसानी से क्या हो सकता है बच्चा, सॉल्व हो सकता है। तो लेट्स वी कैन राइट हियर वेरी इजी। सॉल्यूशन में वैल्यू रखो कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू ए। ओके, इतनी बात समझ में आई। तो देखो अब सिंपल सा, अगर नंबर ऑफ टर्न n है तो यहाँ पर n से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड हो जाएगा। बस वैल्यू रखो। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। यस और नो, तो यहाँ पर 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। करंट कितना दिया है, सिंपल सा 2 एम्पियर इंटू नंबर ऑफ टर्न कितने दिए हैं 10, डिवाइडेड बाई 2 इंटू और क्या बचा 8 इंटू ए कितना दिया है 8 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर। जस्ट ए सिंपल कैलकुलेशन, यू कैन सॉल्व इट। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। तो लेट्स पाई की वैल्यू आप 22/7 रखें इसमें और इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो ये कितना हो गया बच्चा, तो ये हो गया 2 2 जा 4 और ये फिर यहाँ पर 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, ठीक है बच्चा। और ये 10 की पावर -6, ये 1 है। और पाई पाई को लिख लो 22/7 और इंटू ऊपर कितना बचा 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाई नीचे क्या क्या बचा बच्चा 2 और इंटू 10 की पावर -2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके कैलकुलेशन जस्ट आप निकाल सकते हो बच्चा 1.57 इंटू 10 टू दी पावर -4 और मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला। तो दैट्स ये आपका सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आ गया है। ये आपका क्या आ गया बच्चा, सेंटर पर क्या आ गया है, मैग्नेटिक फील्ड आ गया। इट जस्ट ए सिंपल कैलकुलेशन। ये 10 की पावर -2 जाएगा तो 4 + 2 हो जाएगा, 6 है तो -6 में से +2 गया तो -4 और 7 दूना 14, 22/14 करोगे तो आपको 1.75 मिलेगा, ठीक है। अच्छा ओके, और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी बच्चा, डाउनवर्ड होगी। कहाँ होगी बच्चा, यहाँ से डाउनवर्ड की तरफ। राइट हैंड थंब रूल से आप बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होने वाली है, ठीक है बच्चा, इट्स ओके। हाँ, तो ये बड़ा सिंपल सा प्रश्न जो आप सॉल्व कर सकते थे। ये प्रश्न नीट 2016 का, ओके, और जेई मेंस में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। नीट 2016 सेकंड फेज का प्रश्न। तो देखो बड़ा अच्छा प्रश्न है, ध्यान से आप इसको समझ सकते हैं। ओके, तो क्या दिया है कि ए लॉन्ग वायर स्टडी करंट इज बेंट इनटू सर्कुलर लूप ऑफ 1 टर्न, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज बी, है ना, कि एक लॉन्ग वायर है जिसको सर्किल बनाया गया है जिस कारण उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी है। और यदि इफ इट is then bent into a circular coil of n turns, the magnetic field at the center of coil n turn will be। क्या कह रहा है हिंदी में, देखो कि एक लंबे तार से अस्थायी धारा प्रभावित हो रही, मतलब कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही है, और यह एक घेरे के वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है, बी है। यदि यह n घेरों की वृत्ताकार कुंडली के रूप में मोड़ा जाता है तो नई कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। समझ लो बात को, मतलब एक तुम ये तार लाए, ये तार है जिसकी कुछ लंबाई है, इस तार को पहले तुमने क्या कर दिया, एक फेरा बनाया इसका, मान लो इसका रेडियस बन गया r, ठीक है, इसका रेडियस क्या बन गया r। अब बोला इस r और इस टाइम इसका मैग्नेटिक फील्ड B1 बराबर कितना दिया उसने, B दिया है। यहाँ देखो प्रश्न में देखो कि पहले अगर एक मोड़ा गया है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है, B है। यदि इसी तार को छोटे छोटे उसमें तोड़ा गया है, इसी तार को मोड़कर छोटे छोटे n टर्न बनाए गए हैं, तो बताओ कि इसके सेंटर पर जो नया मैग्नेटिक फील्ड B2 है वो कितना होगा। बहुत ही खूबसूरत प्रश्न। मान लो इस छोटे तार का रेडियस क्या है, वो छोटे जो टर्न है इनका रेडियस क्या है, जो छोटा सर्कुलर कॉइल है उसका रेडियस
आर है। तो अब बताओ कि इस छोटे रेडियस के सेंटर, इस छोटे कॉयल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड B2 कितना होगा, ये फाइंड आउट करना है। खूबसूरत सी बात है ना। अब आपको मैं आप अपने दिमाग से पूछ सकते हो कि यार ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड किस में होने वाला है, क्या B1 बराबर जो ये B है ये बड़ा होने वाला है या B2 बड़ा होने वाला है, जबकि यहाँ पर क्या छोटे छोटे टर्न है लेकिन बहुत सारी टर्न है, यहाँ पर एक बड़ा टर्न है उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड। तो आप अपने आप से पूछिए कि मैग्नेटिक फील्ड किसके सेंटर पर ज्यादा होगा, है ना। और अब वही प्रश्न हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है बच्चा। ऑल दो ऑप्शन में सब में बता रहा कि मैग्नेटिक फील्ड छोटे वाले में क्या होने वाला है, बड़ा होने वाला है, वो हम देखते हैं, ठीक है। और काफी बड़ा हो जाता है, और यही कारण है कि जैसे जो तुम्हारी कॉयल होती है उसमें कॉपर का एक ही लपेटा नहीं होता बल्कि बहुत सारे लपेटे होते हैं ताकि उनके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड काफी बढ़ जाए। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले फर्स्ट कंडीशन में, पहले कंडीशन में फॉर्मूला क्या होता है, B इज इक्वल टू होता है बच्चा, ध्यान से देखो, B इज इक्वल टू जो होने वाला है वो क्या होने वाला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I अपॉन A, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं। किसको किसको जरा ध्यान दो, इसी चीज को म्यू नॉट I अपॉन 2A को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अब देखो यहाँ पर रेडियस क्या है, R है, बड़े वाले के लिए रेडियस क्या है बच्चा, R है। ये तो जस्ट सिंपल फॉर्मूला है, आप लिख सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि B1 बराबर कितना हो जाएगा, यहां से कर देते हैं, म्यू नॉट करंट I सेम फ्लोरिड डिवाइडेड बाई 2 और बड़ा वाला रेडियस R हो गया। ये तो पहली कंडीशन का मैग्नेटिक फील्ड हो गया सेंटर पर। अब दूसरी कंडीशन का मैग्नेटिक फील्ड, उससे पहले एक रिलेशन आपको पता होना चाहिए, उससे पहले आपको क्या होना चाहिए बच्चा, एक रिलेशन पता होना चाहिए। कौन, देखो छोटे इस वाले वायर और इस वाले वायर की दो क्या चीजें सेम है, लेंथ सेम है, तो बड़े वाले का लेंथ कितना होगा बच्चा, 2 पाई r, और छोटे वाले का लेंथ कितना होगा बच्चा, 2 पाई स्मॉल r। एक एक टर्न का लेंथ तो 2 पाई स्मॉल r होगा, लेकिन इसमें कितने टर्न है, n टर्न है, तो इंटू n और कर दो, इंटू क्या कर दो, n इसमें और कर दो। इसमें n हमने क्या कर दिया बच्चा, और कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस स्मॉल r की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं। 2 पाई से 2 पाई मर गया, r बराबर क्या हो गया बच्चा, बड़ू r बट्टे n। एक तो ये रिलेशन आपको इन दोनों में पता होना चाहिए, छोटा r और बड़े r में हमने ये संबंध बता दिया। अब मुझे B2 निकालना है कि इन छोटे छोटे सर्कुलर कॉयल के कारण सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, तो वो कितना आने वाला है बच्चा, B2 इज इक्वल टू क्या होने वाला है, म्यू नॉट I ओवर 2 और स्मॉल r। अब स्मॉल r की वैल्यू बच्चा यहां से रखो, स्मॉल r की वैल्यू यहां से रख दो, तो कितना हो गया, स्मॉल r की वैल्यू यहां से रखोगे तो म्यू नॉट I अपॉन 2, स्मॉल r क्या है, बड़ू r, सॉरी बड़ू r, बड़ा R और बट्टे n, ये n कहा जाएगा, ऊपर जाएगा, ये n कहा जाएगा बच्चा, ऊपर जाएगा। अब यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं इधर लिख लेता हूं, ठीक है। तो ये B2 बराबर कितना हो गया बच्चा, म्यू नॉट I ओवर 2R और 2n चले गया ऊपर। तो देखो बच्चों, ये जो था ना, अच्छा ये हाँ, और नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, सॉरी नंबर ऑफ टर्न भी तो है, नंबर ऑफ टर्न भी तो है, यहाँ पर B2 अकेला थोड़ी है, नंबर ऑफ टर्न n है, तो यहाँ पर एक n पहले से है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न इसमें कितने छोटे वाले सर्कुलर में n है, तो n एक पहले से आया, तो ये कितना हो गया, n स्क्वायर। तो दरअसल देखो आप मुझे बताओ B2 बराबर कितना हो गया, म्यू नॉट I अपॉन 2R इंटू n स्क्वायर। अब देखो ये वाली चीज तो क्या है, इक्वेशन 1 है, और इक्वेशन 1 म्यू नॉट I अपॉन 2R को क्या दिया उन्होंने, B, इक्वेशन में क्या दिया है वो B होता है, तो दरअसल ये कितना हो गया बच्चा, B इंटू n स्क्वायर। गजब, तो मतलब ये कितना आ गया, n स्क्वायर इंटू B। जो दूसरे के सेंटर पर, जो छोटे छोटे जो सर्कुलर कॉइल है उनके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑफ टर्न के स्क्वायर के गुना हो जाता है पहले वाले से। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ बच्चा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ है कि जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो कितना आ रहा है, n स्क्वायर इंटू B।
तो अब यही कारण है कि जैसे जहां पर तुम्हें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होगा सेंटर पर, तो एक लपेटे के बजाय छोटे छोटे सर्कुलर के बहुत सारे लपेटे होते हैं ताकि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड काफी स्ट्रॉन्ग आए। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस एंड नो? एकदम क्लियर समझ पा रहे हैं? शाबाश, ओके। आगे बढ़ूं मैं। आई होप पॉज करके एक बार फिर से दोबारा आप देख सकते हैं, समझ में नहीं आया तो देखें एक बार, ठीक है। उसके बाद 2002 का क्वेश्चन जस्ट सेम टू दैट इसी पर। अब देखो हम पुराने वाले प्रश्न में ये समझ गए कि अगर करंट सेम फ्लो हो रही है और लपेटे छोटे कर देते हैं तो एन स्क्वायर टाइम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है। अब यहां देखो इस प्रश्न को देखो, एक झटके में आप इसको सॉल्व कर दोगे कि द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ गिवन लेंथ वायर इज सिंगल टर्न ऑफ कॉइल इज बी है, तो देन इट्स वैल्यू फॉर टू टर्न ऑफ कॉइल फॉर द सेम वायर इज, अगर दो टर्न है तो कितना हो जाएगा। अभी आपने बताया, अभी आपने सॉल्व किया है, जस्ट इससे पहले आपने सॉल्व किया है कि B2 बराबर क्या होता है, एन स्क्वायर इंटू B1, जस्ट ए सिंपल, जितने टर्न होंगे उसका गुना। तो पहले वाले का B1 का कितना दिया है, यहाँ B1 दिया है B, तो इसलिए B2 बराबर क्या हो जाएगा, और n बराबर कितना दिया, दो टर्न हो रहे हैं तो 2 का स्क्वायर इंटू B, तो कितना हो गया बच्चा, 4B। तो दैट सिंपल, कोई प्रश्न ही नहीं है, बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है। और जैसे हमने पुराने मेथड में किया आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप हिंदी वालों एक बार देख लो जरूर से कि एक लंबे तार से अस्थायी धारा प्रभावित हो रही है, अस्थायी का मतलब कांस्टेंट करंट, यह एक घेरे के वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है बच्चा, बी है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है, बी है। अब यह दो घेरों की वृत्ताकार कुंडली के रूप में मोड़ा जाता है, तो कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, B2 निकालना है, तो एन स्क्वायर इंटू B1, तो एन स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 इंटू B। एकदम क्लियर, जस्ट ए सिंपल प्रश्न, यू कैन सॉल्व वेरी इजी, यू कैन सॉल्व वेरी इजी, ओके। अच्छा, यहां तक आपको समझ में आया है बात, यस एंड नो बच्चा? ओके, अब देखो और भी प्रश्न आप इसमें क्या कर सकते हैं बच्चा, सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये वाला प्रश्न है, तो ये प्रश्न जेईई मेंस का पूछा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2023 में, और ये भी 2022-23 के ही के बीच में पूछा गया है। तो इस प्रकार के प्रश्न आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं बच्चा, सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे आप इस प्रश्न को देखिए कि यहाँ पर आपका कि द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ O इन द फिगर शोन इच, कि इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होने वाला है। अब ये प्रश्न जो है ये बच्चा स्ट्रेट वायर के और सर्कुलर कॉइल के को मिलाकर ये प्रश्न बना गया है, और जो कि सिंपल प्रश्न है, कोई ज्यादा मुश्किल प्रश्न नहीं है, ठीक है। तो जस्ट आपको इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होने वाला है, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है कि सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है वो कितना होने वाला है। तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आपका पहले देखो इसके कारण भी निकलेगा, इसके कारण भी निकलेगा, इसके कारण भी निकलेगा, और बड़े वाले के कारण भी निकलेगा। तो देखो पहले इसमें मैं नामकरण कर देता हूं, ठीक है, कि मान लो ये आपका पी क्यू, इस तरीके से बना देते इसको, ठीक है। थोड़ी से सेंटर पर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड इसका निकालना है, तो मैं कोई और कलर लेता हूं, इसको P या Q R S एंड T लिख लिया मैंने, ठीक है बच्चा। अच्छा, तो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड किस किस के कारण निकलेगा, एक तो इस स्ट्रेट वायर के कारण, तो इसको बी पी टी बोल दो, प्लस एक इसके कारण निकलेगा, इसको क्या बोल दो, बी टी एस बोल दो, प्लस एक इसके कारण एस आर के कारण निकलेगा तो उसको बी एस आर, और प्लस एक किसके कारण निकलेगा, इसके कारण जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है कि बी
आर क्यू पी के कारण। अब देखना बच्चों, आपको पुरानी चीजें आनी चाहिए, तभी आप प्रश्न को सॉल्व कर पाओगे। कि जो आपका ये वाला और ये वाला है, इनके ये जो बिंदु ओ है वो स्वयं लाइन ऑफ एक्शन पर है, ये सीधे लाइन ऑफ एक्शन पर है, जहां पर थीटा क्या होगा 0। तो स्ट्रेट लाइंस पर अगर उसी बिंदु पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, उसी लाइन पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो वो कितना होता है बच्चा? 0 होता है। वो कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 0 होता है। अपने आपको मैंने बायो सेवर्ट लॉ में भी और स्टेट वायर में भी आपको बताया है। तो इसके कारण और इसके कारण तो मैग्नेटिक फील्ड सीधा सीधा कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इन दोनों के कारण तो सीधा सीधा मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब सुनना जरा बात को, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। अब इस आधे के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा बच्चा? म्यू नॉट आई अपॉन कितना? 4 पाई और इनटू अल्फा। अल्फा क्या? अल्फा कितना लिखूं बच्चा मैं? क्या बताओ? अल्फा कितना लिखूं मैं? बताओ जरा बच्चों। अल्फा कितना होगा? कितने डिग्री का एंगल बना रहा? 180 डिग्री का एंगल बना रहा। कितने डिग्री का एंगल बना रहा? 180 डिग्री का एंगल बना। और 180 डिग्री को क्या लिखूं मैं? पाई लिखूं। एकदम क्लियर है? देखो मैं फॉर्मूला बता चुका हूं कि अगर कोई आर्क बनता है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई और इनटू क्या बच्चा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इनटू ए, जो भी उसका रेडियस है, इनटू अल्फा। तो यहाँ पर ये रेडियस कितना था इस अंदर वाले का? R1 और इनटू अल्फा। अल्फा को रेडियन में लिखना है, तो वो कितना हो गया बच्चा? पाई हो गया। एकदम क्लियर। अब डायरेक्शन कहाँ की तरफ होगा? अब मुझे बताओ कि इसकी डायरेक्शन कहाँ की तरफ होगी? तो डायरेक्शन इसके अपना राइट हैंड को रखो, अपनी अंगुलियों को कर्ल करो और जिधर को आपका अंगूठा जाता है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो यहाँ पर R1 के कारण, मतलब ये जो आपका BTS है, BTS के कारण, मतलब इस आर्क के कारण, इस आर्क के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आपका बन रहा है वो अंदर की तरफ बन रहा है। तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो उसको मैं माइनस एन कैप से दिखा सकता हूं कि अंदर की तरफ माइनस ले लो, बाहर की तरफ प्लस ले लेंगे। क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो? या अंदर की तरफ आप प्लस ले सकते हो और बाहर की तरफ माइनस ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है ना। तो मैं अंदर की तरफ माइनस ले रहा हूँ। बहुत बढ़िया। अब मुझे इसके कारण निकालना है। इसके कारण सेम टू दैट वही होने वाला है, प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई R2 और क्या? पाई। अब देखो बच्चा, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज बह रही है ना इसमें करंट, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड है। अंगुलियों को करंट की तरफ जाओ तो देखो अंगूठा तुम्हारी आंखों की तरफ आ रहा होगा, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है बच्चा? प्लस एन कैप, मतलब बाहर की तरफ। ये जा रहा था आपका अंदर की तरफ और ये कहाँ आ रहा है? बाहर की तरफ। ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रहा? बाहर की तरफ। एकदम क्लियर है बात? एकदम यू कैन सॉल्व इट। कि क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, है ना? तो आप समझ पा रहे होंगे। तो अब क्या है कि देखो, इस पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, इस पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, ये प्लस वाला है ना, तो इसको पहले लिख लो, म्यू नॉट आई अपॉन R2 एन कैप। ओके, और ये माइनस वाला है तो माइनस म्यू नॉट आई अपॉन R1 इंटू एन कैप। यस एंड नो? डायरेक्शन भी आपकी इसमें मिल गई है। अगर आप कैप में लिख रहे हैं तो इसको आपको किस में लिखना पड़ेगा? पूरा का पूरा वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में आपका ये आ गया म्यू नॉट आई और अपॉन 4 भी था, यहाँ 4 भी था बच्चों, 4 भी था, 4 और 4, तो यहाँ भी म्यू नॉट आई अपॉन 4 और ये क्या हो गया? 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। तो 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। यहाँ पर ऑप्शन हमें नहीं दिख रहा है, इसके मतलब कुछ गड़बड़ किया है हमने। देखो जरा सा देखो कि देखो, इसके कारण अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, उसके कारण बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो दोनों का डिफरेंस होगा, दोनों का डिफरेंस होगा। तो अगर ये तब होगा जब वो अंदर की तरफ क्या लेते। देखो ध्यान दो, इसमें इसने डायरेक्शन की बात मतलब इसमें इसने डायरेक्शन की बात नहीं की, तो हमारा ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें करेक्ट हो जाएगा। जरा समझना क्यों।
ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको अंदर वाले को नेगेटिव अपनी मर्जी से लिया था, बाहर वाले को पॉजिटिव अपने मर्जी से लिया था। दरअसल दोनों का क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा, और दोनों का डिफरेंस हो रहा है तो एक चीज याद रखना, अगर दोनों का डिफरेंस हो रहा है तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण होगा, अंदर वाले के कारण, क्योंकि इसका रेडियस क्या है, कम है, और बाहर वाले के कारण मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव ले सकते हैं, और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। आप मेरी बात आई होप समझे होंगे कि यहाँ पर आपको उसने अंदर बाहर की कोई डायरेक्शन की मतलब ये नहीं बोला अंदर पॉजिटिव लेना नेगेटिव लेना, तो हम ये वाला ऑप्शन हमारा, क्योंकि डिफरेंस आएगा, और डिफरेंस आएगा तो ये पहला वाला बड़ा होगा R1 वाला, और R2 वाला छोटा होगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्या है, करेक्ट। क्या आप मेरी बात समझे? मेरी बात समझे तो एक बार आप ओके कर दीजिए। और फिर यहां से आगे हम फिर आगे पढ़ते हैं बच्चों, और एक्टिवली आपको पार्टिसिपेट करना है, एक्टिवली आपको समझना है, ताकि आप अच्छे से कर पाए। ठीक है बच्चा, ऑल द वेरी